हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसों का लेन देन, ठीक है, आप इनकम जनरेट कर रहे हो, ओके। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर कोई इनकम जनरेट नहीं होती। ओके, लेट सपोज आप ट्यूशन जा रहे हो पढ़ने के लिए और आपके मम्मी पापा टीचर को पैसे दे रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी मम्मी घर पर आपको खुद ही पढ़ा रही हैं, आप अपनी मदर को तो कोई फीस नहीं दे रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। ओके, अब नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे हम अपनी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शरी सेक्टर। ओके, तो जब प्राइमरी सेक्टर हम किसको बोलते हैं, जब हम प्रोड्यूस करते हैं किसी गुड को बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और किसी गुड को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, ओके, उसमें आप लैंड का इस्तेमाल करोगे, ऑब्वियसली वाटर का इस्तेमाल करोगे, हवा की जरूरत पड़ेगी, तो ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, डेयरी, ठीक है, डेयरी मतलब आप किसी जानवर से दूध निकाल रहे हो, ठीक है, तो दूध जो है वो क्या है, एक जानवर किसने भेजे हैं, इंसानों ने तो बनाए नहीं। किसने भेजे हैं, भगवान ने भेजे हैं, तो नेचर नेचर ने दिए हैं। तो डेयरी किस में आ जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएगा। फिशिंग अगेन पाई जाती है समुद्र में, ओके, तो फिशिंग हमने तो डाली नहीं समुद्र के अंदर, भगवान ने ही डाली ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो नेचर का प्रोडक्ट है, तो फिशिंग भी किस में आ जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएगा। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से अगर आप कोई चीज ऑब्टेन कर रहे हो, अगेन फॉरेस्ट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, राइट। माइनिंग, क्वायरिंग, अगर आप माइनिंग करके क्वायरिंग करके कोई चीज निकाल रहे हो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मिनरल्स को, ठीक है, तो किसके अंतर्गत आ गया, वो प्राइमरी के। ओके, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है, इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। अब सेकेंडरी सेक्टर में इन नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर कर इनको चेंज किया जाएगा इनटू सम अदर फॉर्म्स, ठीक है, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, जैसे अब किसान ने कॉटन उगाई, ओके, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में आ गया, लेकिन अब उस कॉटन का इस्तेमाल करके उसको क्लोथ में चेंज कर दिया गया, कॉटन की शर्ट्स बना दी जाती हैं, राइट। अब किसान ने गन्ना लगाया, उस गन्ने का इस्तेमाल करके चीनी बना दी गई, गुड़ बना दिया गया, ठीक है, तो जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती हैं, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी ने रॉ मटेरियल दिया, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसी और फॉर्म में, ओके, इंडस्ट्रीज की मदद से, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की मदद से, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, आई होप सो क्लियर हो गया आपको। टर्शरी सेक्टर जो है ये डेवलपमेंट में मदद करता है, किसके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के, ठीक है। कैसे, मतलब अब लेट सपोज फार्मर ने तो गन्ना उगाया, अब उस गन्ने को लेकर कौन जाएगा, अब सेकेंडरी सेक्टर तक कौन पहुंचाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पहुंचाएंगी, ठीक है। अब जब मान लो यहाँ से शुगर बन गया, गुड़ बन गया, अब वो फिर शहरों तक कौन लेके आएगा, ठीक है, उस उन उन चीज़ों को जो रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके जिनको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स गुड में तैयार कर दिया गया है, अब उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किसका है, टर्शरी सेक्टर का है। इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, तो यही पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, ये अपने आप तो कोई गुड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट दे आर अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या है, एक सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर बहुत सारी चीनी बन गई, अब उस चीनी को आगे पहुंचाया ही नहीं जा रहा, तो वो चीनी वहीं की वहीं पड़े पड़े क्या हो जाएगी, गल जाएगी, सड़ जाएगी, राइट। ओके, तो ये खुद तो कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड दोनों सेक्टर को क्या करते हैं, डेवलप करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, अब और क्या क्या सर्विसेज आ जाती हैं इसके अंदर, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, स्टोरेज, ठीक है, ज्यादा कोई चीज जो है किसान ने उगा ली, जैसे आलू बहुत हो गया, प्याज बहुत हो गया, अब उसको स्टोर करके रखना। ओके, क्यूम्युनिकेशन, फिर क्यूम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है ना, किस जगह से क्या सामान लेकर आना है, तो वही क्यूम्युनिकेशन सर्विसेज दी जाती हैं। बैंकिंग हो गया, किसान को लोन मिलेगा, ट्रेड, व्यापार करना, अब टीचर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ओके, और क्या आ जाता है, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाती हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। देखिए, फ्लावर कल्टीवेशन,
अगेन नेचर का प्रोडक्ट है, प्राइमरी में आ जाएगा फिशरमैन, ठीक है, प्राइमरी में आ जाएगा गार्डनर, नेचर से रिलेटेड काम कर रहा है, प्राइमरी में आ जाएगा बी कीपर, ठीक है, बी कीपर शहद निकालेगा, अगेन नेचर का प्रोडक्ट है, प्राइमरी के अंतर्गत आ जाएगा। सेकेंडरी में वर्कर्स इन द मैच फैक्ट्री, देखिए फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई ना, ठीक है, तो अब ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, सेकेंडरी के। बास्केट वीवर, क्यों, क्योंकि जो जूट वगैरह जिस भी चीज से वो बना रहा है, ठीक है, अब वो एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करेगा, नेचर से रॉ मटेरियल लेगा और उससे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करेगा, जिसको सेकेंडरी के अंतर्गत हम डाल देंगे। ओके, ऐसे ही पोटर हो गया, पोटर तो मिट्टी का इस्तेमाल करता है, तो मिट्टी क्या है, नेचर ने दी उसको, लेकिन उस मिट्टी को उसने एक शेप दे दी, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट तैयार कर दिया, तो वो किसके अंतर्गत आ गया, सेकेंडरी के अंतर्गत आ गया। ओके, टर्शरी सेक्टर में आपके सारे सर्विस प्रोवाइड करने वाली चीजें आ जाती हैं, तो देख लीजिए वॉशरमैन, ठीक है, आपके लिए कपड़े धो रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है आपको, बार्बर बाल काटने वाला, कॉबलर आपके जूते मेंड करने वाला, लॉयर्स हो गया, एटीएम बूथ्स आपको सर्विस दे रहे हैं, टेलर आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, आपके कपड़े सिल रहे हैं, प्रीस्ट पुजारी हो गए मंदिर के, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं आपको, एस्ट्रोनॉट कुरियर सर्विस होती है, ठीक है, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज आपकी सर्विस, आपको सर्विस देने के लिए बैठे हुए हैं, राइट, आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप उनको कॉल करते हैं, किसी भी कंपनी का कॉल सेंटर्स होते हैं ना, कंप्लेंट सेंटर्स, ओके, और आप अपनी चीजों को क्या कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। मिल्क वेंडर, देखिए वेंडर आ गए यहाँ पे, वेंडर मतलब सेलर। अब कोई मिल्क जो है, मिल्क तो वैसे नेचुरल प्रोडक्ट है, प्राइमरी के अंदर आ जाएगा अगर मिल्क लिखा होगा, लेकिन मिल्क वेंडर अब कोई दूध बेचने वाला है, ठीक है, वो आपके घर तक आ रहा है, आपको दूध पहुंचा रहा है, तो अब वो क्या कर रहा है, आपको अपनी सर्विस दे रहा है। ओके, तो मिल्क वेंडर किसके अंदर आ जाएगा, टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं दीज थ्री सेक्टर्स को। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, ठीक है, अब हर एक सेक्टर आपने देखा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अपने अपने एंड पर क्या कर रहे हैं, चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब ये कितना कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब उसको पता लगाने के लिए वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर, ठीक है, हम एक्चुअल नंबर मतलब जितना इन्होंने प्रोडक्शन किया, ठीक है, हम उस नंबर को नहीं देखते हैं। ओके, हम उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज को देखते हैं। ओके, उसकी क्या कीमत है हम उसको देखते हैं, रेदर देन द नंबर। ओके, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, लेकिन देयर शुड बी वन प्रिकॉशन दैट हैज टू बी टेकन, ठीक है, एक प्रिकॉशन हमने रखनी है वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो जो वैल्यू है ना, द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। ओके, हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड। ओके, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू ऑलरेडी एडेड होती है फाइनल गुड में। अब थोड़ा नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा आपको। देखिए, लेट सपोज ये फार्मर है, फार्मर ने सेल करा वीट, किसको, आटे आटे चक्की वाले को, ठीक है, 8 रुपए के हिसाब से। अब उस फ्लोर मिल ने उसको फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एंड 10 रुपए के हिसाब से उसने उसको बिस्किट कंपनी को सेल कर दिया। अब बिस्किट कंपनी ने फ्लावर का यूज किया, ठीक है, शुगर का इस्तेमाल किया होगा, ऑयल का यूज किया होगा और उससे बिस्किट बना दिए। ओके, तो बिस्किट यहाँ पर क्या है, फाइनल गुड है, और ये जो फ्लावर हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब सारे क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। ओके, अब ये जो बिस्किट की फाइनल वैल्यू होगी, उस फाइनल वैल्यू के अंदर इस आटे की वैल्यू क्या होगी, इंक्लूडेड होगी, इस आटे की भी, वीट की भी, और इस जो उसका आटा बन गया, ठीक है, उसकी भी वैल्यू इंक्लूडेड होगी। तो हम इनकी वैल्यू को यहाँ सेपरेट काउंट नहीं करेंगे, हम जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसकी वैल्यू को हम अकाउंट करेंगे। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया, नहीं भी क्लियर हुआ तो अभी आपको और आगे क्लियर हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, जब भी तीन सेक्टर्स को कंपेयर करना है तो आपने इनके नंबर्स, कितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं नंबर में, उसको नहीं आपने मानना है, ठीक है, ना देखना है, आपने जितना प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू के ऊपर फोकस करना है, और वो वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आपने ऐड करनी है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को आपने इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो ये सब आप लिखाएंगे। अब वो बोल रहा है व्हाई इज द ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स कंसीडर्ड, कि हमने फाइनल गुड्स की वैल्यू को क्यों कंसीडर किया। देखिए, यहाँ पर थोड़ा आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एंड कंज्यूमर तक पहुंचे, ठीक है, लास्ट में कंज्यूमर मतलब कि जिसने कंज्यूमर ने खरीदा और उसको कंज्यूम कर लिया, मतलब कि उसका इस्तेमाल कर लिया। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं गुड्स दैट आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, मतलब कि फाइनल गुड्स, जैसे अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया था, बिस्किट बनाने के लिए बिस्किट फाइनल गुड था, और उस बिस्किट को बनाने के लिए आटा का इस्तेमाल हुआ, शुगर का इस्तेमाल हुआ, ऑयल का इस्तेमाल हुआ, तो वो सब आपके इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। ओके,
अब काउंटिंग बोथ इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स वुड रिजल्ट इन काउंटिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मल्टीपल टाइम्स। अगर हम इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स दोनों की ही वैल्यू को काउंट करते रहेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक है, कैसे, अब इसको आप एक एग्जांपल से समझे। जैसे फार्मर ने प्रोड्यूस किया वीट 100 रुपए का और उसको मिलर को बेच दिया। अब मिलर ने उस उस वीट को कन्वर्ट कर दिया फ्लार में और उसकी कीमत 200 रुपए हो गई और उसको आगे बेकर को बेच दिया। ओके, अब बेकर ने ब्रेड प्रोड्यूस करी, ठीक है, उस आटे की मदद से, ठीक है, और भी चीजें उसने बीच में डाली होंगी, एंड 300 रुपए का उसने एक फाइनल प्रोडक्ट उसकी कीमत हो गई एंड उसने उसको कंज्यूमर को बेच दिया। ओके, तो अब यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या है, आपकी ब्रेड है। ब्रेड जो है वो कहाँ पहुंची, कंज्यूमर के पास पहुंची। ओके, अब देखिए जब आप ब्रेड खरीदने के लिए जाओगे तो आप कंज्यूमर तो सीधा 300 रुपए देगा ना। ठीक है, अब कंज्यूमर यहाँ पर 200 रुपए, अब इन 300 रुपए में इस 200 रुपए और इस 100 रुपए की वैल्यू क्या है, इंक्लूडेड है। ओके, तो इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी अलग अलग खरीद डालते रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को बहुत बारी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, मल्टीपल टाइम्स ऐड कर लेंगे। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर जो वीट है ये एक इंटरमीडिएट गुड है, क्यों, क्योंकि उसने उसको फ्लोर मिल को बेचा, और यहाँ पर जो फ्लोर है वो भी एक इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि उसने उसको अगेन किसको बेचा, बेकर को बेचा। ओके, क्लियर, आई होप सब आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जीडीपी क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, डोमेस्टिक मतलब जो अपने देश के अंदर किसी चीज का उत्पादन होता है। ओके, अब ये जो द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, अभी हमने 3 सेक्टर्स की बात करी, कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब यहाँ पर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यहाँ पर भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। अब इन सबकी जो फाइनल वैल्यू है, ठीक है, फाइनल वैल्यू, उन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यही लिखा है, अब आप डेफिनेशन को एक बार ही समझिए। द सम ऑफ, हम सम कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं किसको, द वैल्यू, ठीक है, जो फाइनल वैल्यू आई, ठीक है, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल द सेक्टर्स। ठीक है, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनके हम फाइनल वैल्यू, फाइनल गुड की वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री। इससे हमारी पूरी कंट्री का क्या निकल आएगा, टोटल प्रोडक्शन निकल आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड जीडीपी ही शो करता है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो कितनी बड़ी है। ओके, क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी बुक में, दैट इज हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखा गया, अगर आपको ये चेंज लिखने के लिए आ गया टॉपिक कि व्हाट वर द हिस्टोरिकल चेंजेस इन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, व्हाट वर द डिफरेंट चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन द हिस्टोरिकल चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन द डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो अब आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपने समझना है और किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। ओके, रट्टा नहीं मारना है। तो देखिए क्या चेंजेस को ऑब्जर्व किया गया, तो सबसे पहले अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेजेस में वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही निर्भर करती थी। ठीक है, किसके लिए, अपना प्रोडक्शन जनरेशन के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी होती थी सबसे पहले वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही सबसे ज्यादा निर्भर रहती थी। ओके, लेकिन फिर अब प्राइमरी सेक्टर में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है, फार्मिंग टेक्निक्स बढ़िया बढ़िया आ गए जिसके कारण फूड प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। अब इससे क्या हुआ, लोगों को बाकी दूसरी चीजों एक्टिविटीज में भी काम करने का मौका मिला। ओके, जब लोगों को बाकी एक्टिविटीज में काम करने का मौका मिला फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, एक शिफ्ट देखा गया टुवर्ड्स द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, लेकिन पहले लोग पहले सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा इन्वॉल्व थे, प्राइमरी एक्टिविटीज में। प्राइमरी एक्टिविटीज में थोड़ा सा अच्छा हुआ तो लोगों को टाइम मिला, उन्होंने इंडस्ट्रीज पर अपना ध्यान लगाना शुरू किया। तो फिर इसका मतलब एक शिफ्ट देखा गया प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ एरो बना दिया, प्राइमरी से सेकेंडरी में एक शिफ्ट देखने को मिला। ओके, अब पीपल बिगिन टू यूज मेनी मोर गुड्स, अब लोगों ने और ज्यादा गुड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स। ठीक है, अब लोगों की डिमांड बढ़ गई क्योंकि जो फैक्ट्रीज से चीजें बनकर आ रही हैं वो सस्ते दामों पर मिल रही हैं। ठीक है, एक लेबर जो है, मैन मेड जो हैंडमेड चीज होगी ऑब्वियसली उसका दाम ज्यादा होगा, उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी। लेकिन कोई फैक्ट्री अगर प्रोड्यूस करेगी तो सस्ते रेटों पर, दामों पर मिल जाएगी लोगों को। तो अब क्या हुआ, लोगों की तरफ से डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री सेटअप करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, लोगों को और ज्यादा हायर करना पड़ा। ओके, तो हमने देखा सेकेंडरी सेक्टर को क्या मिला, बढ़ोतरी मिली।
ठीक है, लोग प्राइमरी से किस में शिफ्ट हुए, सेकेंडरी में शिफ्ट हुए। ओके, अब उसके बाद क्या देखा गया कि डिमांड फॉर सर्विसेज, अब जब आपका सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका टर्शरी सेक्टर भी ग्रो करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने के पीछे किसका हाथ है, टर्शरी सेक्टर का। ओके, क्योंकि अगर सेकेंडरी सेक्टर अब ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, अब ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो अब उन सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, बैंक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें कौन प्रोवाइड करेगा, टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करेगा। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर, डिमांड फॉर सर्विसेज इंक्रीज, दस अ शिफ्ट हैज बीन सीन फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। फिर हमने क्या देखा कि अब सेकेंडरी से एक शिफ्ट देखा गया किसमें, टर्शरी सेक्टर जो है वो ग्रो किया। ओके, तो डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर कौन सा सेक्टर ग्रो करता है, टर्शरी सेक्टर जो है उसका बोलबाला रहता है। ओके, सप्लीमेंटिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, और जब टर्शरी सेक्टर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ेगा। ओके, किस तरीके से, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। देखिए, ये रहा प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। टर्शरी आपका सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्राइमरी आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा सेकेंडरी सेक्टर को, क्योंकि यहाँ पर सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। अब जब यहाँ पर सामान मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो उसको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी रहेगी टर्शरी सेक्टर की। जब ये दो सेक्टर ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली टर्शरी सेक्टर में भी काम जो है वो बढ़ेगा, और जब टर्शरी सेक्टर में काम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेक्टर आपके बूम करेंगे। ठीक है, इनको भी ग्रोथ मिलेगी। ओके, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। तो इसको अभी हम आंसर आप मुझे खुद बताइएगा, उसके लिए आपको दो टेबल्स को देखना पड़ेगा जो आपकी बुक में बने हुए हैं, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिए हैं आपके लिए। देखिए, जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। देखिए, जीडीपी दिखाई गई है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के द्वारा। ठीक है, किसमें, रुपीज में बताई गई है, यहाँ पे करोड्स में ये टर्म्स हैं, एंड एक जीडीपी परसेंटेज में बताई गई है बाय डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे 1973 से 74 के बीच में, एंड 2013 एंड 14 का डाटा दे रखा है दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले हमारा प्राइमरी सेक्टर जो था ब्लू में दिया हुआ है, उसके अंदर 2013-14 में एक राइज आया। ओके, देन रेड पार्ट जो है सेकेंडरी सेक्टर है, एंड येलो पार्ट इज टर्शरी सेक्टर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर समय के साथ साथ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो सर्विसेज की डिमांड ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ देखने को मिली प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, उस हिसाब से आपको ग्रोथ टर्शरी सेक्टर में कई गुना ज्यादा नजर आ रही है। ओके, देख पा रहे हैं ना आप, यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, टर्शरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है इन कंपैरिजन टू दीज टू सेक्टर्स। ओके, अब परसेंटेज के मामले में भी आप देख लीजिए, प्राइमरी सेक्टर जो है जीडीपी में क्या शेयर है। ठीक है, देखिए प्राइमरी सेक्टर जो है जीडीपी में सबसे ज्यादा शेयर किसका है, टर्शरी सेक्टर का है। ठीक है, मतलब कि टर्शरी सेक्टर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। जीडीपी में सबसे ज्यादा शेयर किसका है, टर्शरी सेक्टर का। ओके, तो अब ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि टर्शरी सेक्टर इतना इम्प्रूव कर रहा है। ओके, तो यहीं पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही बन जाएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। ठीक है, या ये क्वेश्चन आ सकता है, या व्हाट इज द टर्शरी, व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, कि टर्शरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन पा रहा है। ठीक है, देखिए, देख लीजिए आप अपने आप दोनों ही केसेस में आप देख लीजिए, ये जो आपका येलो वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट, दिस इज टर्शरी सेक्टर। ठीक है, जीडीपी के मामले में भी टर्शरी सेक्टर का जो है रोल सबसे ज्यादा है, एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोडक्शन के मामले में भी, ठीक है, क्या है, टर्शरी सेक्टर का रोल सबसे ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है। ओके, तो अब इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि ना डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, एक डेवलपिंग कंट्री में, ऐसा देश जो विकास कर रहा है, गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मेनी बेसिक सर्विसेज टू इट्स पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है अपने नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए, जैसे हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अच्छे होने चाहिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, पुलिस स्टेशन ज्यादा होने चाहिए, कोर्ट्स होने चाहिए, राइट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज अच्छे होने चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होना चाहिए, डिफेंस देश का अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो अगर एक डेवलपिंग कंट्री में इन सब चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो ये सब क्या है आपका, ये सब आपका टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आ रहे हैं, राइट।
तो इसीलिए टर्शरी सेक्टर क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। जब फूड की डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब एग्रीकल्चर में क्या करना पड़ेगा, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्रीकल्चर से जो क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, ठीक है, जो हमें अन्न मिल रहा है उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा। ठीक है, जब उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप होंगी, और जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में जो एक क्या आएगा, बढ़ोतरी आएगी, तो कहीं ना कहीं हमारा टर्शरी सेक्टर अपने आप ही ग्रो करेगा। ठीक है, मैंने बताया ना, प्राइमरी और सेकेंडरी में जब ग्रोथ होगी तो टर्शरी के ऊपर ये निर्भर करते हैं, क्योंकि सारा ट्रेड तो किससे होना है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन टर्शरी टर्शरी सेक्टर ने प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बढ़ेंगी तो टर्शरी सेक्टर को अपने आप ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, विद द राइज इन इनकम लेवल, अब लोगों का इनकम लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, पहले लोगों की इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब लोगों का इनकम लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग डिमांड कर रहे हैं बहुत सारी सर्विसेज की, जैसे ईटिंग आउट। ठीक है, पहले लोग कहाँ बाहर खाने के लिए जाते थे, लेकिन अब लोगों के पास पैसा आ रहा है तो वो बाहर जाकर इंजॉय करना चाह रहे हैं खाना, तो उसके लिए रेस्टोरेंट आ गया। रेस्टोरेंट भी कहाँ जाता है, सर्विस सेक्टर में आ जाता है, क्योंकि आपको पका पकाया खाना मिलेगा वहाँ पे। लोग घूमना प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, शॉपिंग मॉल्स, ठीक है, वो चाहते हैं कि हाँ एक ही जगह शॉपिंग मॉल हो, वहीं पर डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हो, एक जगह जाएं, उनको सारी चीजें जो वो स्टफ खरीदना चाहते हैं वो खरीद कर ले आए, उनको अलग अलग जगह भटकना ना पड़े। राइट, तो इन चीजों की डिमांड आ रही है, तो ये सब क्या है, ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ रही है, प्राइवेट स्कूल्स की डिमांड बढ़ रही है, लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल्स में भेजें। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, अब पहले लोग अपने लिए अलग से तो ट्रेनर अपॉइंट नहीं कर पाते थे ना, लेकिन अब इनकम लेवल बढ़ने के कारण अब देखोगे कि लोग अपने लिए पर्सनल ट्रेनर भी हायर कर लेते हैं जिम के अंदर। ठीक है, क्लियर, तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, और पैसा बढ़ रहा है तो इसलिए लोगों लोगों की जो सर्विसेज के लिए डिमांड है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, फोर्थ रीजन इज ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपका किसके अंदर आ रहा है, क्योंकि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपका टर्शरी सेक्टर ही इंप्रूव करेगा। ओके, क्लियर, अब आपको रीजन समझ आ गया कि अगर टर्शरी सेक्टर क्यों इतना बूम कर रहा है, तो आप क्या क्या रीजन लिखेंगे कि डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को, गवर्नमेंट को अपने लोगों को बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, और ये सब किसके अंतर्गत आ जाती है, टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाती है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं आपका टर्शरी सेक्टर भी इम्प्रूव होगा। ओके, इनकम लेवल लोगों का बढ़ेगा तो उनकी जो सर्विसेज की डिमांड है वो बढ़ रही है, तो अगेन टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आ रही है। एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी आपका किसके अंतर्गत आता है, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। ओके, हाउएवर नॉट ऑल द सर्विसेज आर ग्रोइंग इक्वली वेल। ठीक है, लेकिन ये सभी सर्विसेज इक्वली वेल ग्रो नहीं कर पा रही हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। ठीक है, यहाँ करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देती हूँ, विच सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। तो अब आपको पता चल ही गया होगा इसका क्या आंसर आएगा, टर्शरी सेक्टर। ओके, क्लियर, तो आंसर इज हियर टर्शरी सेक्टर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। ठीक है, ज्यादातर लोग कहाँ पर एम्प्लॉयड, मतलब कहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर होना चाहिए टर्शरी सेक्टर। राइट, मेरे को लगता है आप अगर ये चार्ट नहीं देखोगे तो आप सीधा आप अपना आंसर दे दोगे टर्शरी सेक्टर, क्योंकि टर्शरी सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा है तो ज्यादातर लोग टर्शरी सेक्टर में ही काम कर रहे होंगे। लेकिन देखिए ये चार्ट को देखिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या दिया गया है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के मामले में कौन सा सेक्टर कितनी एम्प्लॉयमेंट, कितने रोजगार प्रदान कर रहा है लोगों को। तो देखेंगे आप, एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में 71% था, लेकिन एक शिफ्ट देखने को मिला। ठीक है, लोग सेकेंडरी और टर्शरी में मूव हुए। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर में कम हुआ। ठीक है, 44% ही लोग हैं। ठीक है, वेयर एज टर्शरी सेक्टर देखिए 31% लोग इन्वॉल्व हैं, जबकि हमने देखा था कि जीडीपी के अंदर शेयर सबसे ज्यादा किसका था, टर्शरी सेक्टर का था। ओके, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में ज्यादातर लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों को काम कौन दे रहा है, सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर दे रहा है। ऐसा क्यों? ठीक है, आई होप सब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर आपका टर्शरी सेक्टर जीडीपी के मामले में आगे है, अगर आपका टर्शरी सेक्टर जीडीपी के मामले में आगे है, तो आपका टर्शरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के मामले में आगे क्यों नहीं है? ज्यादातर लोग टर्शरी सेक्टर में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? काम आपका प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर लोग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, जबकि इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। ओके,
तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, वाई आर देयर लेस नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन टर्शरी सेक्टर इंस्टेड ऑफ ग्रेटर जीडीपी एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, कि कम लोग क्यों हैं टर्शरी सेक्टर में इंस्टेड ऑफ ग्रेटर जीडीपी, जबकि इसकी जीडीपी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर, फिर इसमें लोग कम क्यों काम कर रहे हैं। तो देखिए इसका मीनिंग समझिए, ऐसा क्यों हो रहा है। इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, क्योंकि टर्शरी सेक्टर के अंदर इतनी जॉब्स जो हैं वो क्रिएट नहीं हुई हैं। ठीक है, क्लियर, जॉब्स इतनी क्रिएट नहीं हुई हैं, लेकिन जीडीपी में शेयर ज्यादा क्यों आ गया, क्योंकि जो थोड़ी बहुत जॉब्स क्रिएट हुई हैं वहां पर लोगों की इनकम इतनी ज्यादा हो गई जिसने जीडीपी को बढ़ा दिया। ओके, क्लियर, जॉब्स इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं हुई है टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में। ओके, तो आप इसको कैसे समझेंगे, आप ये लिख देंगे, अगर आप इंडस्ट्रीज के मामले में जाएं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे तो 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंडस्ट्री एंड टर्शरी, ठीक है, इंडस्ट्रीज, ठीक है, 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ आपका प्रोडक्शन। वेयर एज अगर आप एम्प्लॉयमेंट देखेंगे ना तो सिर्फ 3 गुना ही बढ़ी एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज आपकी किस में आ गई, सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्शन तो आपका 9 गुना बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ आपका 3 गुना बढ़ रहा है। और वेयर एज टर्शरी सेक्टर में जो सर्विस सेक्टर है वहां आपका प्रोडक्शन जो है वो 14 गुना इंक्रीज हो गया, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 5 गुना ही इंक्रीज हो पा रहा है। ओके, क्लियर, तो इसका मतलब इतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएटेड नहीं हुई है सर्विस सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में। ओके, क्लियर, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ जिसके कारण जीडीपी इसका ज्यादा आ रहा है। ओके, क्लियर, मेरा ख्याल अब आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, दूसरा रीजन क्या है कि वर्कर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, वर्कर्स जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयड का ही हम दूसरा नाम देते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है लक्ष्मी का। लक्ष्मी क्या है, एक फार्मर है। ठीक है, स्मॉल फार्मर है, 2 हेक्टर की इसके पास अनइरिगेटेड लैंड है। ठीक है, मतलब कि ये रेन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इसके पास कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन रेन। ये सिर्फ ज्वार और अरहर जैसे क्रॉप्स ही उगा पाती है अपने 2 हेक्टर की लैंड के ऊपर। और जो सभी 5 मेंबर हैं वो उसी छोटे से पीस ऑफ लैंड के ऊपर काम करते हैं। ओके, अब मान लीजिए इतना सा टुकड़ा ये लैंड का, इसके ऊपर घर के पांचों मेंबर लगे हुए हैं। ठीक है, कहने को तो पांचों के पांचों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपने फुल पोटेंशियल में जितना ये काम कर सकते हैं ना उतना ये काम नहीं कर रहे हैं। ओके, मान लो अगर मैं यहाँ से 2 मेंबर को कम कर देती हूँ, लेकिन ये 2 मेंबर कहीं और चले जाते हैं काम करने के लिए, अगर 3 लोग भी इतने प्लॉट के ऊपर काम करेंगे ना तो इसकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है ना उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना ये सबसे ज्यादा घातक है। क्यों, क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि पांचों लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, क्लियर, तो यही है रीजन कि लोग फिर इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर के अंदर। उसका रीजन यही है कि लोग जो फिर जीडीपी में शेयर क्यों नहीं है इसका। ठीक है, अगर लोग सबसे ज्यादा काम इसके अंदर कर रहे हैं तो जीडीपी में भी शेयर इसका आना चाहिए, क्योंकि यही हो रहा है यहाँ पे कि एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर पूरे के पूरे मेंबर्स लगे हुए हैं। ठीक है, लग रहा है वो सारे काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट तो यही सबसे ज्यादा दिखाएगा। लेकिन जबकि अगर मैं यहाँ से 2 या 3 लोग हटा दूं तो इस टुकड़े के जो जो प्रोड्यूस किया जाता है इतने पीस ऑफ लैंड से उसकी प्रोडक्शन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ओके, तो इसका मतलब फिर जीडीपी में तो इसका कंट्रीब्यूशन कम ही आएगा। ओके, क्लियर हो गया, आई होप सो आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे हुआ क्या कि अब एक ही प्लॉट के ऊपर 5 के 5 जने काम कर रहे हैं तो इससे डिवीजन ऑफ लेबर एफर्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर 2 इंसान कड़ी मेहनत करते तब भी उतना प्रोडक्शन हो जाता, इंस्टेड 3 लोग और लगे हुए हैं इसके ऊपर। ओके, तो अब क्या हो गया कि इन्होंने इन 2 लोगों की भी मेहनत को क्या कर लिया, आपस में बांट लिया। ओके, तो डिवीजन ऑफ लेबर एफर्ट हो गया, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये ठीक है, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। लग रहा है कि ये पांचों के पांचों काम कर रहे हैं जबकि 3 इसमें से क्या हैं, आइडल ही हैं, खाली ही हैं, इन्होंने तो इन्हीं के लेबर को क्या कर लिया, आपस में बांट लिया। ओके, तो अब मेन दिक्कत आ जाती है कि हाउ टू डील विद डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अब हम इसके साथ डील कैसे करें। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है आपकी बुक में दे रखा है सुखराम, सुखराम का एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब सुखराम का क्या एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में कि सुखराम जो है एक बड़ा सा जमींदार है। ठीक है, अब ये अपनी पूरी जमीन पर खुद तो खेती नहीं कर सकता। अब लक्ष्मी के जो खेत में जो 5 मेंबर काम कर रहे थे, ठीक है, अब ये क्या करे, उन 2 मेंबर्स को ले ले और अपने यहाँ पर खेत में काम दे दे। ठीक है, अब इससे क्या होगा
कि लक्ष्मी के जो 3 मेंबर काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे उस वहां से तो जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें तो कोई कमी होने वाली है नहीं। लेकिन ये जो 2 लोग जब यहाँ काम करेंगे, इसके पीस ऑफ लैंड के ऊपर काम करेंगे, तो यहाँ से उनको पैसा मिलेगा। तो इनकी इनकम क्या हो जाएगी, एक तरीके से लक्ष्मी की फैमिली की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो ये तरीका है, इससे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को डील कर सकते हैं। ओके, तो एक आपकी बुक में बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में एक डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जिसके अंदर इंसान के पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, डज नॉट हैव जॉब, ठीक है, कुछ भी नहीं कमा रहा और ये क्लियरली विजिबल है, ठीक है, साफ नजर आ रहा है, सबको पता है ये क्या है, खाली है इंसान। ठीक है, जबकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, ऐसा लगेगा कि वो काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसको आप काम करवा रहे हो, इज मेड टू वर्क लेस देन हिज और हर पोटेंशियल, ठीक है, उसके पोटेंशियल में जितना उसकी काबिलियत है, जितना वो और काम कर सकता है, आप उससे उसको कम काम करवा रहे हो। ठीक है, तो ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डज अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल एग्जिस्ट ओनली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर? क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही होती है? नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बाकी सेक्टर्स में भी होती है। लाइक सर्विस सेक्टर में आप देख लो, जितने भी हमारे पेंटर्स होते हैं, प्लम्बर होते हैं जो घर पे रिपेयरिंग का काम करते हैं, रिपेयर पर्सन्स होते हैं, अदर डूइंग ऑड जॉब्स, ठीक है, वेजिटेबल सेलर हो गया, रिक्शा पुलर हो गया, ठीक है, कभी कभी तो ये क्या सुबह तो लेते हैं पूरा ठेला भरकर, ठीक है, इस उम्मीद में कि हमारा पूरा ठेला जो है हम बेच आएंगे शाम तक, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके, अब प्लम्बर भी सुबह घर से निकला कि नहीं आज मैं रिपेयरिंग वर्क करूंगा, लेकिन आज के दिन पे कोई कॉल आया ही नहीं, तो उसको कोई काम उस दिन उसने कोई इनकम जनरेट नहीं करी। ओके, तो लग तो रहा है कि वो पूरा काम कर रहा है, लेकिन घर पे तो क्या गया उस दिन, खाली हाथ गया। ओके, तो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट बाकी सेक्टर्स में भी एग्जिस्ट करती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अब हम और एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जनरेट करें, या डिस्क्राइब वेरियस वेज इन विच गवर्नमेंट कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या चीजें कर सकती है लोगों के लिए रोजगार अपॉर्चुनिटीज को पैदा करने के लिए, ठीक है, या क्रिएट करने के लिए। तो अब आपको ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में कई बार सीधा आ जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन स्पेंड some money and or banks can provide loans to construct wells etc which reduce the dependency of farmers on rains and they will be able to grow 2 crops a year। ठीक है, लक्ष्मी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब लक्ष्मी के पास क्या था, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट उसको किसी तरीके से, ठीक है, या तो लोन मिल जाए, उसको वेल्स बना दिए जाएं, ठीक है, जिसके कारण उसकी जो डिपेंडेंसी है ऑन रेन वो कम हो जाए, और अब वो एक से ज्यादा क्रॉप्स जो है अपने खेतों में क्या करे, लगा पाए, ठीक है, ग्रो कर पाए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, लक्ष्मी जैसे फार्मर्स की मदद हो जाएगी। अब वो सिर्फ खुद भी नहीं, अब उसको 2 फार्मर्स लगी बाहर से लेबर हायर करनी पड़ेगी अपने खेतों में काम करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर सरकार, अब ये सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड हैं, अगर सरकार डैम्स कंस्ट्रक्ट करवा रही है, ठीक है, क्योंकि खेतों तक पानी पहुंचाना है, ठीक है, डैम्स या कैनल्स का कंस्ट्रक्शन करवा रही है, इससे भी बहुत सारी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ना डैम्स बनाने में, कैनाल्स बनाने में। ओके, नेक्स्ट, फार्मर्स जो है पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि अब उनको कैनल्स के थ्रू, डैम्स के थ्रू पानी पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, अब वो पहले से ज्यादा उगा पाएंगे, जब वो ज्यादा उगा पाएंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में क्या आएगी, बढ़ोतरी आएगी। क्यों, क्योंकि अब वो ज्यादा उगा कर उसको अपने घर में तो रखेंगे नहीं, ठीक है, स्टोरेज यूनिट्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर को क्या मिलेगा, बढ़ोतरी होगी उसमें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, जनरेट होंगी। ओके, तो यही लिखा है यहाँ पे, इफ गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक्स बेटर रूरल रोड्स, इट कैन प्रोवाइड बेटर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नॉट जस्ट टू फार्मर्स बट ऑल्सो टू अदर्स हु आर इन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। ओके, चलिए फोर्थ पे आ जाइए। अगर बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट दे दें, ठीक है, रीजनेबल रेट्स पर, ठीक है, छोटे छोटे किसानों को, तो उससे क्या होगा, वो अपने नेसेसरी इनपुट्स को खरीद पाएंगे, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, क्योंकि उनका भी मोटिव यही रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। अब वो ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उनको ये सब चीजों को खरीदना पड़ेगा। जब वो ये सब चीजों को खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ेगी, और जब इन सब चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इनका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो लोग ही तो करेंगे ना प्रोडक्शन, तो उनको कहीं ना कहीं रोजगार जनरेट अपने आप ही हो जाएगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, फिफ्थ पॉइंट, अदर वेज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्थापित कर दे, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज बढ़ा दे, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है, बढ़ा दी जाए, हनी कलेक्शन सेंटर्स बढ़ा दिए जाए। ओके,
और 6 पॉइंट ऐसे एरियाज पर काम किया जाए वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ठीक है, इन एरियाज में काम किया जाए जहां पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट की जा सकती है, क्योंकि ये तो क्या है, बढ़ती पॉपुलेशन की बढ़ती डिमांड है। ओके, नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन इंडिया में एक लॉ बना दिया है, राइट टू वर्क, ठीक है। अब उस राइट टू वर्क के अंतर्गत एमजी नरेगा 2005 जो है चलाया गया। अब एमजी नरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसके तहत 100 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देगी सरकार सभी लोगों को जो गांव में रहते हैं, ठीक है। इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगी, उनका भत्ता देगी उसके बदले में, ठीक है। एंड द वर्क दैट वुड हेल्प इन फ्यूचर टू इंक्रीज, अब इसमें कौन सा वर्क करवाएगी सरकार लोगों से, तो ऐसा काम करवाया जाएगा जिससे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड, मतलब कि लैंड से हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट, ठीक है। लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए मतलब जैसे डैम्स बना दिया, कैनाल्स बना दिए, ठीक है, तो ऐसे काम, रोड्स बना दिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव कर दिया, ब्रिज बना दिए, ठीक है, तो इन सब कामों के अंतर्गत उनको 100 दिन का गारंटेड काम दिया जाएगा। अगर सरकार नहीं दे पाएगी तो उसके बदले में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, ठीक है, और इन इन चीजों में उनसे काम करवाएगी। कई बार सीधा यही क्वेश्चन आ जाता है, एमजी नरेगा को एक्सप्लेन करिए, इसका क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन के ऊपर हमारे जो ये इकोनॉमी है दो सेक्टर्स में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसा सेक्टर रहेगा, जहां पर आपकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है, जहां पर वर्कर्स को मंथली सैलरी मिलती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, वर्किंग कंडीशन फेवरेबल होती है, ठीक है, पूरा अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, वर्कर्स को बेनिफिट मिलते हैं लाइक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पेड लीव मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है रजिस्टर्ड होती है बाय गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट इनका सारा देखरेख कर रही होती है। ओके, वेयर एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहां पर वर्कर्स को की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, जैसे किसी दुकान में छोटू कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपके घर पर कोई काम वाली काम करने के लिए आ रही है, आप कभी भी उसको मना कर सकते हो, है ना, कि कल से मत आना, राइट। तो यहाँ पर उनको गेट डेली वेजेस, ठीक है, रोज का उनको वेजेस मिल जाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई फॉलो किए नहीं जाते हैं, वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं रहते हैं, ज्यादा भी काम करवा लेते हैं, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस भी फेवरेबल नहीं रहते हैं। ओके, वर्कर्स डू नॉट गेट एनी सच बेनिफिट, उनको ये सब बेनिफिट नहीं मिलते हैं, ठीक है। स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बारे में इसके अंदर छोटी छोटी यूनिट्स वैसी उस तरीके की ऑपरेट करती हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, देखिए सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत, ये तो कॉमन पॉइंट है, ये तो आप लिख ही देना कि गवर्नमेंट जो है मिनिमम वेज रेट जो है वो फिक्स कर दे, वर्किंग आवर्स फिक्स कर दे, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ नए लॉज बना दे जिसके अंतर्गत ओवर टाइम, पेड लीव, लीव ड्यू टू सिकनेस, ये सब जो है पहले से इनके ऊपर लॉ बना हो, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी क्या करे, दे अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ठीक है, लोगों को चीप लोन्स प्रोवाइड करे ताकि लोग जो है अपना खुद का ही रोजगार क्या कर पाए, जनरेट कर पाए। ओके, ये तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हो गए, अदरवाइज जो आपकी बुक में दिया है वो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग कौन कौन से आते हैं, ठीक है, तो रूरल एरियाज में भी कुछ लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं, और कुछ अर्बन शहर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। तो रूरल एरियाज में कौन से लोग आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंतर्गत, जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है, जिनके पास कोई जमीन ही नहीं है, दूसरों के खेतों के ऊपर जाकर काम कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, छोटे छोटे पुअर फार्मर्स हो गए, शेयर क्रॉपर्स मतलब किसी दूसरे की लैंड के ऊपर काम करते हैं जाके और बदले में कुछ थोड़ा बहुत शेयर उनको मिल जाता है। ओके, छोटे छोटे आर्टिसंस हो गए, जैसे वीवर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, ये सब रूरल एरियाज में आते हैं, किसके अंतर्गत, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। अब गवर्नमेंट इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, दे मस्ट बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, ठीक है, गवर्नमेंट कम से कम इनके लिए इतना ये कर दे कि उनको टाइमली सीड्स पहुंचा दिए जाएं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स पहुंचा दिए जाएं, इनको क्रेडिट उधार की सुविधा, ठीक है, चीप रेट्स पर उपलब्ध कराई जाए, स्टोरेज फैसिलिटी इनके लिए होनी चाहिए, ठीक है, मार्केटिंग आउटलेट्स जहाँ पर ये जाकर अपना सामान फिर अगर जो इन्होंने उगाया है, ठीक है, उसको जाकर ये बेच कर आ पाए आसानी से, ठीक है, तो इनकी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी। ओके,
अब आ जाते हैं अर्बन एरियाज में। अब अर्बन एरियाज में कौन कौन से लोग आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंतर्गत? जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, जैसे कोई मकान बन रहा है, ठीक है, वहां पर कोई लेबरर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके आ जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, जो गलियों में अपना सामान बेचते हैं, ठीक है, गारमेंट मेकर्स हो गया, रैक पिकर्स जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, ये सब आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट इनको कैसे हेल्प कर सकती है? गवर्नमेंट शुड सपोर्ट देम इन प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, ठीक है, इनको सबसे पहले रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराए, ठीक है, एंड मार्केटिंग, वही जो ये मार्केटिंग कर पाए, ठीक है, तो इससे इनकी हेल्प हो जाएगी। और ये तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप लिखाओगे। ओके, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब ओनरशिप के बेसिस पर भी आप डिवाइड कर सकते हो अपनी इकोनॉमी को दो सेक्टर में। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर एंड द अदर इज प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जो है ज्यादातर एसेट्स जो है वो कंट्रोल करती है एंड प्रोवाइड करती है सभी सर्विसेज, ठीक है। इसका मेन एम होता है पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, पैसा कमाना इसका मेन मोटिव नहीं होता। इसका मेन मोटिव होता है पैसा कमाने के अलावा, प्रॉफिट के अर्न करने के सिवाय भी इसका मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, जिसके चलते आप कई बार देखोगे ना कि गवर्नमेंट पीछे से तो कई चीज जैसे राशन की दुकानों पर क्या होता है, गवर्नमेंट ने किसान से तो महंगे दरों पर खरीदा, ठीक है, लेकिन वो राशन की दुकानों पर राशन कहीं सस्ते में लोगों को दे देती है, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? वेलफेयर, लोगों की भलाई। वेयर एज प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इसमें ज्यादातर जो ओनरशिप होती है एसेट्स की और जो सर्विसेज दी जाती हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज के द्वारा दी जाती हैं, और इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अब इसके आप दो दो एग्जांपल्स दोगे, जैसे यहाँ इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस हो गया, यहाँ पर टिस्को हो गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, एंड आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय सोसाइटी एज अ होल, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन एज टू हु कैन प्रोवाइड देम एट अ रीजनेबल कॉस्ट, द प्राइवेट और द पब्लिक सेक्टर, वाई। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी सोसाइटी को चाहिए एज अ होल, ठीक है। अब इन चीजों को सस्ते दामों पर आपको कौन पहुंचा सकता है, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, और क्यों? ठीक है, तो मेन रीजन बेसिकली आपका ये होगा, पब्लिक सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, वही आपको इन सब चीजों को पहुंचा सकती है बहुत सस्ते दरों पर, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए आंसर पढ़ते हैं। Society as a whole needs several things which the private sector will not be able to provide at a reasonable cost, because the main aim of private sector is to earn, ठीक है। तो बहुत सारी सोसाइटी को एज अ होल, मतलब कि पूरे समाज को कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो प्राइवेट सेक्टर आपको कतई प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ओके, क्लियर? अर्न प्रॉफिट एंड नॉट पब्लिक वेलफेयर। ओके, और नेक्स्ट देखिए, सर्टेन थिंग्स रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कुछ चीजों में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर्स की कैपेसिटी के बाहर है, ठीक है। और अगर मोर ओवर प्राइवेट सेक्टर्स अगर मान लो उसके ऊपर खर्चा कर भी देते हैं, तो वो उसको रिजनेबल कॉस्ट पर लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है, ब्रिजेस, रेलवेज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कितना पैसा लगता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है खुद क्या करती है, ये गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, ठीक है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथ में आ गया तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ा देगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, हम लोगों की ही जेब पर, पॉकेट पर भारी पड़ जाएगा। ओके, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट ही चला सकती है, गवर्नमेंट के ही बस की बात है। ओके, नेक्स्ट, फॉर द ग्रोथ ऑफ सम सेक्टर्स सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियल, ठीक है, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स रन कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको चलाने के पीछे गवर्नमेंट का ही हाथ है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है, अब वो जब वो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में जितना खर्चा आता है उससे कहीं कम रेट में इलेक्ट्रिसिटी इन प्राइवेट सेक्टर्स को उपलब्ध करवाती है, ठीक है। जैसे पीडीएस, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है किसानों से क्या कर लेती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फसलें, जो उनका जो अनाज है वो खरीद लेती है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने उनसे 10 रुपए का भाव पर खरीद लिया कितने क्विंटल गेहूं, लेकिन उसने आगे आकर गवर्नमेंट ने राशन की दुकानों पर उसको 3 रुपए क्विंटल के हिसाब से भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, गवर्नमेंट का मेन एम है लोगों का वेलफेयर। ओके, तो ऐसे कई सारे काम हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, ओके, जिनमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, एंड इन सभी प्राइवेट लोगों को चलाने के पीछे भी गवर्नमेंट का ही हाथ है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं वो चलें, क्योंकि जब ये चलेंगी तभी तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था क्या रहेगी, बढ़ेगी। ओके, क्योंकि इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ओके,
चलिए आगे फोर्थ पॉइंट, सम एक्टिविटीज आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक्टिविटीज गवर्नमेंट की, एंड गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, और गवर्नमेंट को इनके ऊपर स्पेंड करना ही है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाएं, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले जाएं। ठीक है, वो बात ठीक है कि लोगों की जेब में पैसा आ रहा है और प्राइवेट स्कूल्स की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन हर कोई, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन उन सब चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो रीजनेबल रेट पर तो उपलब्ध कराने का काम किसका है? गवर्नमेंट का ही है, और वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। ओके, आई होप सो अब आपको चैप्टर, यहाँ पर मेरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप सो आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आ गया हो, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।